आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो आज हम लोग द पंडित्स का लाइव मॉक 2 का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। और ना ही हम सिर्फ सलूशन करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है उसके इर्द गिर्द कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी रिलेट करके रिवाइज करने वाले हैं। तो हम प्रॉपर 360 डिग्री रिविजन करने वाले हैं, साथ में प्रॉपर अच्छे से रिलेट करेंगे, रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप 5 मिनट बस रुक जाओ मेरे साथ, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द सम ऑफ द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 41 और उसका जो एरिया है वो 210 है। तो इस 41 से मैं एक ट्रिपलेट गेस कर सकता हूं, 20, 21, 29। ठीक है, तो आपको इसका सम दिख रहा है 41 है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे? ये जो एरिया दे रखा है इसकी वैल्यू देखते हैं कि इसका एरिया ये आ रहा है कि नहीं। तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आपका हाइट है। इतनी बात पता है ना। तो परपेंडिकुलर हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस कर लो, जो कि आपको दिख रहा है साफ साफ 210 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी ही बात हो रही है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया, आपसे सेमी पेरीमीटर पूछा है, तो इसको जोड़ के आप हाफ कर दो तो आपको दिख रहा है 50, ये 20, 70, तो 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? आसान था कि नहीं? बिल्कुल आसान था। अब कुछ परपेंडिकुलर आपके ट्रायंगल पे ना, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड कुछ काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सारे रिजल्ट यहाँ पे याद दिलाने वाला हूँ। जैसे मान लो ये साइड है ए, ये बी है, ये सी है, और ये इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है जो कि है डी। तो आपको कुछ रिजल्ट बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे अगर पूछ ले कि ए बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको कैसे करना है, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आपसे ए बी का स्क्वायर पूछे तो आपको एक बार यहां से डी तक जाना है और एक बार यहां से सी तक जाना है। अगर आपसे BC का स्क्वायर पूछे तो आपको एक बार यहां से यहां तक जाना है और एक बार यहां से यहां तक जाना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मैंने क्या बोला कि अगर मुझसे AB का स्क्वायर पूछा है तो मैं क्या करूंगा, मैं AD इंटू AC करूंगा। अगर मुझसे BC का स्क्वायर पूछा है तो मैं क्या करूंगा, मैं CD इंटू CA करूंगा। मैंने क्या किया, अगर मुझे इसका स्क्वायर पूछा है तो मैं एक बार यहां से यहां इंटू ये किया हूं। अगर मुझसे इसका स्क्वायर पूछा है तो मैं ये इंटू ये किया हूं। समझ में आएगी बात? अब एक रिजल्ट आप और याद करो कि वन बाई बी डी स्क्वायर जो होता है वो 1/AB² प्लस 1/BC² होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? 1/BD² जो होता है वो आपका 1/AB² और प्लस 1/ आपका BC² होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। एक रिजल्ट मैं आपको और याद दिला रहा हूं कि जैसे मान लो ना, अगर ये आपका ए बी और बी सी आपका ए रेशियो बी में है, मैंने क्या बोला, ए बी और बी सी आपका ए रेशियो बी में है, तो इसका इस साइड्स का जो रेशियो होगा ना, इसका और इसका, वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रेशियो में होगा। जैसे मान लो कि अगर ये आपका, ये मान लो 2:3 में है, तो आपका ए डी और ये जो आपका ये 4:9 में होंगे। समझ में आई बात? तो अगर मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए बाई बी, देन ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको, और एक तो बहुत आसान रिजल्ट है, आपको पता होगा, ए बी इंटू बी सी इक्वल्स टू ए सी इंटू बी डी। अब ये बेसिकली क्या है ना, ये आपका हाफ इंटू बेस, मैंने दो तरीके से इसका एरिया निकाला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेसिकली आपका क्या आ रहा है, हाफ को हटा दो तो ए बी इंटू बी सी इक्वल्स टू ए सी इंटू बी डी आ रहा है, वही चीज मैंने लिख दिया। तो ये सारे रिजल्ट आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं पूछूं क्या, आप मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस बता सकते हो क्या? इन रेडियस, इन रेडियस मतलब स्मॉल आर, ये क्या होता है, ये आपका होता है P प्लस बी माइनस एच बाई टू। इन रेडियस क्या होता है, मतलब इसके अंदर जो सर्कल बनेगा ना, जो तीनों साइड को छुएगा, इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का जो रेडियस है बेसिकली वो होता है आपका इन रेडियस। अगर मैं सरकम रेडियस पूछूं, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस क्या होता है, कैपिटल आर होता है, तो ये आपका सिंपल हाइपोटेन्यूस बाई 2 होता है। ठीक है, इसका आधा होता है। और आपको पता है अगर मैं इससे एक सर्कल पास करूं तो देखो, और आपको पता है अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो कहीं ना कहीं ये डायमीटर है, कहीं ना कहीं डायमीटर है, तो ये है क्या, डायमीटर का आधा रेडियस हो गया, और ये तो हाइपोटेन्यूस ही है ना भाई ये। तो कहीं ना कहीं इसका जो सर्कल का जो रेडियस है कहीं ना कहीं हाइपोटेन्यूस बाई 2 ही तो है। तो वही चीज मैंने यहाँ से किया। ये आपको सारे रिजल्ट राइट एंगल ट्रायंगल से याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 से 50। ठीक है, तो करते हैं 2, 3,
5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 39 नहीं होगा, 41 43 47। वैसे 15 होते हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो नीचे 15। अब इसका सम करना है। सम कैसे करोगे? ऐसे ढूंढा करो जो आपका एक वो बनाए, 10 का मल्टीपल बनाए। जैसे मैंने क्या किया, अब देखो ध्यान से। मैंने इसको इसको जोड़ा तो आपका कितना बन गया? 90 बन गया। मैंने इसको और मैंने लिया इसको तो आपका कितना बन गया? आपका 70 बन गया। ठीक है, मैंने इसको लिया और मैंने 3 वाला ले लिया, ये ले लिया मानो, तो कितना बन गया आपका? ये हो गया 50 बन गया। ठीक है, मैंने 31 को लिया और 19 को लिया तो आपका 50 बन गया। फिर मैंने 23 को और 17 को लिया तो मेरा 40 बन गया। और फिर मैंने 11 को लिया, चलो ठीक है, 7 3 10 हो गया आपका, ये 10 हो गया। ठीक है, 11 5 और 2 18। ठीक है, 18 हो गया। तो कहीं ना कहीं आपका 8 हो चुका है। 6 6 10 16 16 और 7 आपका हो गया 23 और 23 और 9 हो गया आपका 32। डिवाइड बाय 15 कर दो तो आपका कहीं ना कहीं 1 पॉइंट ज़्यादा जाएगा ना, 1.86 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपका ये, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 328। ठीक है, तो इसको आप करना पड़ेगा, आपका आराम से इसमें कैलकुलेशन लगेगी, आपको थोड़ा सा समय लग सकता है 40-50 सेकंड का। यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें हम एक बार रिलेट कर लेते हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, तो आपको क्या होता है ना, आप ऐसे फॉर्मूला याद किए हो कि एन होगा, एन प्लस वन होगा, और आप कंफ्यूज जाते हो कि यार एन होता है या एन प्लस वन होता है। तो आपको मैंने आज तक कभी भी इसका फॉर्मूला याद नहीं किया। मैं जब भी आता है ना, मैं थोड़ा सा रिलेट कर लेता हूँ। कैसे रिलेट करता हूँ? मैं 2 और 3 वैल्यू मान के चलता हूँ। जैसे मानो अगर मुझसे पूछ ले कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन इवन नेचुरल नंबर्स, पहले बताओ यहाँ पे इवन लिखा है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं 2 मानूंगा पहले कि 2 और 4 का देखता हूँ और 2 4 6 का देखता हूँ। ठीक है, ये क्या है? ये आपका एन नेचुरल इवन नंबर्स ही तो है। ठीक है, और एवरेज क्या होता है? मैंने आपको बताया एवरेज जो होता है वो बेसिकली अगर आपकी एक कंटिन्यूअस सीरीज है ना, जिसका गैप सेम है, तो आपको दिख रहा है ना ये एपी में बेसिकली। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सीरीज है, तो जो उसका मिड पॉइंट होता है या जो उसका मीडियन होता है या जो उसका एवरेज होता है, सब कुछ एक ही बात है। तो आप मिड पॉइंट सोचो, मिड पॉइंट क्या आएगा? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स लिए थे, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है? इसका मिड पॉइंट आ रहा है 3, तो कहीं ना कहीं इसका एवरेज भी 3 ही आएगा। इसका मिड पॉइंट आ रहा है 4। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कितने नेचुरल नंबर्स लिए थे, कितने इवन नंबर्स लिए थे? 3। तो आपको दिख रहा है कि आपने 2 लिया तो आपका आंसर 3 आ रहा है, आपने 3 लिया तो आपका आंसर 4 आ रहा है। मतलब अगर एन इवन नेचुरल नंबर्स हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो n+1 आएगा। फिर से समझाओ क्या? फिर से समझा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? जैसे आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप तुरंत रिलेट क्या करो। तो मुझे यहाँ पे एन इवन नेचुरल नंबर माना है, तो मैं एक बार मान लूंगा कि चलो मैंने एक बार 2 नंबर लेके देख लिया, एक बार मैंने 3 नंबर लेके देख लिया, तो इसका मेरा जो एवरेज आ रहा है वो मिड पॉइंट आ रहा है 3, इसका जो मिड पॉइंट आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैंने 2 इवन नेचुरल नंबर लिया था तो उसका आंसर 3 आ रहा था। अगर मैंने 3 इवन नेचुरल नंबर लिया तो इसका आंसर 4 आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर मैंने n लिया तो n+1 आ रहा है, तो मैं तुरंत जान जाऊंगा कि ये n+1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे, 10-12 सेकंड लगेगा। ठीक है, अगर एन ऑड नेचुरल नंबर पूछा है तो मैंने फिर से 3 वैल्यू मानी। मैंने क्या माना? मैंने लिया 1 3, मैंने लिया 1 3 और 5 लिया। तो आप देखो कि इसका मिड पॉइंट जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, इसका मिड पॉइंट जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 2 ऑड नेचुरल नंबर माना था तो आपका आंसर 2 आ रहा था। यहाँ पे हमने 3 ऑड नेचुरल नंबर लिया तो आपका आंसर 3 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अगर n नंबर्स ले रहे हो ऑड वाले नेचुरल नंबर्स, तो आपका आंसर n ही आ रहा है, तो इसका आंसर n आ गया। मतलब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आप हल्का सा रिलेट करके तुरंत कर सकते हो। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंपल होता है आपका n+1/2। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, मतलब बेसिकली आपका कह रहा है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका जैसे ऐसे था 1+2+3, ऐसे ऐसे n था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 1² + 2² + 3² और ऐसे कैसे करके आपका n² था। तो यहाँ पे क्या होता है n+1 2n+1/6। और यहाँ पे क्या कह रहा है? क्यूब। ऐसे कुछ कह रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने आपको क्या बोला है, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री
या अलजेब्रा का क्वेश्चन दिख जाए जहाँ पे आंसर में वैल्यूज है, तो आप यहाँ पे कोई भी डिग्री मतलब कोई भी थीटा मान के कर सकते हो, बस आपका नॉट डिफाइंड ना हो। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या सोचा ना, अगर मैं यहाँ पे इसको 1 मान लेता हूँ मतलब 90 डिग्री पे, तो कहीं ना कहीं ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर मैं 0 मानता हूँ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब मैं कोई ऐसी वैल्यू मानूंगा ना जो थोड़ी सी ईजी रहे, जैसे अगर मैं sin 30 की वैल्यू लूँ तो वो हाफ होती है, मतलब कहीं पे वो रूट वगैरह नहीं आ रहा है, तो मैं sin 30 मानता हूँ, तो आप देखो तुरंत हो जाएगा। जैसे मैंने sin 30 माना तो ये आपका हाफ हो गया, मतलब कहीं ना कहीं 2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आपका √3 होता है मतलब स्क्वायर 3 हो गया। नीचे आपका क्या आ रहा है, नीचे आपका आ रहा है 2, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, 2 - 1 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका तुरंत आंसर आ गया -1। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा तरीका ये है ना कि आप इसको फॉर्मूला से कर लो। फॉर्मूला से कैसे करोगे, अगर मैं जैसे आपको दिखाऊं, ये आपका मतलब सिंप्लीफाई करके कर लो। ये आपका कॉसेक थीटा हो गया, ये आपका, आपको पता है ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉसेक माइनस कॉट, अगर मैं आपको लिख के दिखा दूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छा चलो मैं लिख दे रहा हूँ, कॉसेक माइनस जो कॉट होता है वो आपका 1 होता है। तो आपको दिख रहा है कॉट जो हो रहा है आपका कॉट स्क्वायर, आपका कॉसेक माइनस कॉट हो रहा है, सॉरी कॉसेक स्क्वायर -1 हो रहा है, तो ये आपका कहीं ना कहीं कॉसेक +1 और कॉसेक -1 है। तो आपको दिख रहा है कॉसेक -1 से कॉसेक -1 चला गया, आपका सिंपल कॉसेक +1 बच रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे जा चुका है। तो आपका कहीं ना कहीं देखो कॉसेक से कॉसेक चला गया, आपका सिंपल -1 आ गया आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, अब मुझे ना यहाँ पे ये रिजल्ट दिख रहा है बहुत अच्छा सा, कि ये जो मैंने रिजल्ट आपको दिखाया ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। कैसे, आपको क्या कहेगा ना, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, आपको कहेगा ना कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो 5 है, तो आप मुझे टेन थीटा की वैल्यू बता दो, टेन थीटा की वैल्यू बता दो। अब बताओ कैसे करोगे। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, यही तो हुआ भाई। इसको मैंने खोल दिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपको दिख रहा है अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 1/5 हो जाएगी कि नहीं, मतलब कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपको अगर 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 इसकी वैल्यू ए होती तो इसकी वैल्यू 1/a हो जाती, रेसिप्रोकल हो जाता। तो आपको सिंपली क्या करना है, कभी भी आपको कॉसेक प्लस कॉट थीटा और ऐसे पूछ रहे तो आपको पता है भाई कॉसेक माइनस कॉट जो होगा वो आपका 1/5 हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं ना, तो 2 cosec थीटा इक्वल्स टू 5 + 1/5, आप ये कह सकते हो cosec थीटा इक्वल्स टू 1/2 5 + 1/5। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं आपके लिए, 26/10 आ चुका है। अब आप मुझे एक बात बता दो सिंपल सी, आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू पता है, तो आप ट्रेंगल बना के आप नहीं निकाल सकते। चलो मैंने ट्रेंगल बना दिया, लो ट्रेंगल बना दिया, ठीक है, ये थीटा हो गया, और आपको पता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये कहीं ना कहीं 24 हो गया। तो अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालना है तो आपका 10/24 आ गया कि नहीं, 10/24 आ गया कि नहीं। तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, आपको ऐसे तुरंत करना है। सेम आपका ऐसे इस पर भी आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, आपको ऐसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे देगा, क्या कर देगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे देगा। सपोज मान लेता हूँ 3 दे दिया है, तो आपको पता है सेक माइनस टेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। दोनों को ऐड कर दो, सेक थीटा की वैल्यू पूछ लिया, पता चल जाएगा आपको। और अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू पता चल गया तो फिर आपको किसी की भी वैल्यू पता चल चुकी है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको, मतलब ये रिजल्ट तो आप सबको याद होता है ना, मतलब आपको ये समझना है कि ऐसे क्वेश्चंस इस तरह से करते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैंने क्या बोला, अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री के आंसर्स में अगर आपको कभी भी वैल्यूज दिख जाए आप वैल्यू गेस कर सकते हो। जैसे अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू गेस करना होता, मैं सिंपल x की वैल्यू को 5 मानता, y की वैल्यू को 1 मानता, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आपको दिख रहा है 5 + 1 = 6, सेटिस्फाई कर रहा है। बस सिंपल यहाँ पे 5 डाल दो, 25 का सॉरी 5 का स्क्वायर मतलब 25 -1/1 24 आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। अदरवाइज वैसे भी इजी, आपको दिख रहा है x/y की जो वैल्यू है 1 को उधर भेज दो, 5 हो गया। तो ये क्या है आपका, ये x/y का होल स्क्वायर है, -1 ही तो है। तो 5 का स्क्वायर 25 -1 आपका 24, वैसे भी आ गया। किसी भी तरीके से कर दो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि होता क्या है ना, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे धोखा खा जाते हैं। यहाँ पे तो 0.9 है, यहाँ पे 0.09 है, तो उनको लगता है नीचे भी 0.9 होगा। ये a³ + b³ लिखा है, नीचे आपका a² + b² - ab लिखा है, तो ऊपर a + b a² + b² - ab, और नीचे a² + b² - ab से चला जा रहा है, ऊपर सिर्फ a + b बचा। मेरा आंसर आ गया 1.3, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे ना वो क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं। यहाँ पे ऐसे करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में डाल देंगे।
तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जैसा ऊपर दिख रहा है ना वैसा ही नीचे दिखने की कोशिश करनी है। अब आपको नीचे 0.9 दिखाना है तो कहीं ना कहीं आपको इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 10 से 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 करना पड़ेगा, तब आपका ऊपर नीचे सेम होगा। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, आप अगर इसको पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, तो भाई 100 का मल्टीप्लीकेशन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो आपका ये अपने आप 0.9 0.9 0.4 0.4 ऐसे बन जाएगा। तो भाई आप सिर्फ नीचे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, आपको फिर ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कर दो। अब आप इसको देखो, इस पोर्शन को, ये पोर्शन अब एक जैसा दिख रहा है, मतलब ये 0.9, आप इसको साथ में देखो, इसको साथ में देखो, मतलब इसका 10 अंदर डाल दो अब, ठीक है। तो अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 0.9 0.9 0.4 0.4 0.4 0.9 ऐसे दिख रहा है। तो आपको ये अब क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, जो कि क्या होता है आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे आपको क्या दिख रहा है, नीचे आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है भाई, इससे आपका ये जा चुका है, समझ रहे हो, ये आपका जा चुका है, आपका ए प्लस बी बचा है सिर्फ। ए प्लस बी क्या है, 0.9 और 0.4, तो जो कि 1.3 है। लेकिन आपका ये भी तो बचा है मेरे भाई, ये भी तो बचा है इंटू 100, तो आपका कितना आ गया, आपका 130 आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे धोखा खाते हैं और गलत कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अलजेब्रा के 2-3 रिजल्ट याद कराऊंगा जिसमें आप अटकते हो बस, ठीक है। बाकी तो आपको याद होगा, बाकी तो ईजी है। तो अगर मैं बात करूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, अरे यार क्या कर रहा हूँ, प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की, तो इसका क्या होता है, आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। दूसरा रिजल्ट क्या होता है इसका, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। और आपको एक बार पता है कि ये इक्वल्स टू, मतलब ये इक्वल्स टू 0 कब होगा, ये इक्वल्स टू 0 कब होता है, इफ आपका ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो। अगर ये इक्वल टू 0 का मतलब समझते हो, आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है। तो अगर आपको ये कंडीशन दी हो ना कि अगर ये है, आपको ऐसे भी दे सकता है कि अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है या ये है, तो उसके समय आपको ये पता है सिंपल, ये इक्वल टू 0 हो चुका है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है आपका 3abc के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आप कहीं ना कहीं, आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता, मैंने याद दिला दिया, ये दो कंडीशन बता दी। अब एक फॉर्मूला और है जो आपको शायद बहुत कम बच्चों को याद होगा, वो कौन सा फॉर्मूला है, वो ये वाला फॉर्मूला है, वो है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है इसके इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पता है कैसा आता है। अब आपको क्या करेगा ना, आप थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, तो आप समझ जाओगे। आपको इसकी वैल्यू दे देगा, ए मान लेता हूं, आपको इन दोनों में से किसी की वैल्यू दे देगा, आपको सपोज इसकी वैल्यू दे दिया बी। अब आपसे कहेगा कि आप मुझे एक काम करो, आप मुझे एक्स माइनस वाई की वैल्यू बता दो। अब आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा कैसे निकालना है, तो बहुत आसान है, देखो बहुत ही ध्यान से सुनो। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको इसकी वैल्यू पता है, तो भाई ए बाई बी कर दोगे तो आपको इसकी वैल्यू नहीं निकल के आ जाएगी। तो मान लेता हूं इसकी वैल्यू जो निकल के आ गई वो आ गई है सी, मैंने निकाल लिया भाई, ए बाई बी करके सी निकाल लिया। अब मुझे इन सब की वैल्यू पता है, अब आप ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये सब। अब आप सिर्फ इन दोनों को देखो, इन दोनों को, आपको इसकी वैल्यू पता है ये है, आपको इसकी वैल्यू पता है ये। आप अगर इन दोनों को ऐड करो ना, तो आपको ये इससे ये चला जाएगा, आपको 2x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। या आप ये कह सकते हो कि आपको इन दोनों को ऐड करने से ना, ऐड करने से आपको ये पहला दूसरा मैं लिख देता हूं, चलो पहला दूसरा ऐड करने से आपको x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी, पता चल गई। अगर आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, देखो सब्सट्रैक्ट करो तो आपका ये x² वाई स्क्वायर चला गया, आपका ये 2xy पता चल गया। तो कहीं ना कहीं आपको 2xy मतलब xy की वैल्यू भी पता चल चुकी है। तो आपको यहां से अगर आपने फर्स्ट में से सेकंड सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपको xy की वैल्यू भी पता चल गई है। अब आप मुझे ये बता दो कि भाई ये जो लिखा है ये यही तो लिखा है, यही तो लिखा है ना भाई, ये जो लिखा है आपको दिख रहा है ये यही तो है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मैंने रूट कर दिया। ठीक है,
अब आपको इसकी वैल्यू पता है यहाँ पे, आपको इसकी वैल्यू पता है यहाँ पे, तो आप इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आप आएगा तो आप में से काफी लोगों को पता ही नहीं चलेगा करना कैसे है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं, बाकी मैं आपको करा भी दूंगा कभी आगे। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू टावर्स विद द सेम बेस, बेस सेम है, ठीक है, मतलब सेम हाइट पे, ऐसा कह रहा है, मतलब सेम लेवल पे, हाइट पे नहीं सेम लेवल पे है। फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, मतलब मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखो इसको थोड़ा सा सोचने की, इमेजिन करने की कोशिश करना, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ए, चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन करो, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लेकिन फिर भी करके बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो ए बी टू टावर्स हैं और इसके मिड पॉइंट में ये पॉइंट है, और ये इसके लाइन मतलब फीट को ज्वाइन करने के मिड पॉइंट में एक पॉइंट है, और यहां से हम दोनों तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस के बराबर है, मतलब कहीं ना कहीं बेस सेम है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ए एंड टॉप टावर बी 60 और 30 है रिस्पेक्टिवली। हमें हाइट का रेशो बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर बेस सेम है जो कि यहाँ पे था, तो अगर 60 और 30 का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है, मतलब 30 के सामने वाला 1 होगा और 60 के सामने वाला 3 होगा। ये बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर बेस सेम होता है तो 60 और 30 का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है, मतलब 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला 3 होता है। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि टॉप ए और टॉप बी का जो एलिवेशन है वो 60 और 30 है, मतलब कहीं ना कहीं ए का 60 एलिवेशन है, बी का 30 है, तो कहीं ना कहीं आपका ए 3 है और बी आपका 1 है, मतलब बी छोटा है ए बड़ा है। इतना कंक्लूजन निकला। तो हाइट बतानी है आपको बी और ए। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, बी रेशियो ए कर दी। आप में से बहुत सारे लोग इसमें गच्चा खा गए, मतलब गलत कर दिए होंगे। तो हमें क्या देखा, हमने देखा बी छोटा था क्योंकि 20 का बी का आपका 30 डिग्री था, ए का 60 है, मतलब बी छोटा है ए बड़ा है, तो मतलब ये 1:3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं आपको एक बार करके बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ये आपका बेस है, ये आपका टावर बी है, मान लो बी है, अभी के लिए बी मान लो, ए आपका बड़ा है क्योंकि, ठीक है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट पे भाई ये है, तो ये आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये 60 है, ये 30 है, और ये आपका टावर ए है, ये आपका टावर बी है। यहाँ पे बेस सेम है, क्यों बेस सेम है, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो जब भी बेस सेम होता है तो जो रेशियो होता है 30 और 60 का, वो 1:3 होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं 1 होगा, ये कहीं ना कहीं 3 होगा। ठीक है, बस इतना ही था, लेकिन आप इसको बिना ड्रॉ किए भी कर सकते थे। ठीक है, आज मैं यहाँ पे कुछ रेशियो आपको और याद दिलाता हूँ। सेम मैंने क्या बोला, 30 और 60 में अगर आपका बेस सेम है तो जो रेशियो होता है 1:3 होता है। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ये जो पहला वाला फिगर है, ये वाला फिगर, तो आपको दिख रहा है कि भाई एक बार ये 30 डिग्री है, एक बार ये 60 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं जो बेस है बेस सेम है। बेस सेम है तो मैंने क्या बोला, ये देखो ये 30 है, तो 30 के सामने वाला जो है ना, ये आपका 1 होगा, और ये देखो ये 60 है, ये 60 है, तो 60 के सामने वाला ये पूरा जो है ये 3 होगा, क्योंकि बेस सेम है। तो कहीं ना कहीं 30 के सामने वाला 1 है, ये 1 है, और ये पूरा पूरा 3 है, तो कहीं ना कहीं आपका ये 1:2 होगा। ठीक है, तो ये रेशियो आपको याद होना चाहिए। अब आप कह रहे हो सर यहाँ पे तो बेस सेम नहीं है, तो 60 के साथ ये वाला बेस है, 30 के साथ ये वाला बेस है, फिर आप कैसे 1:2 लिख दिए। तो ये भी आसान है। देखो भाई ये 60 है तो ये 30 होगा कि नहीं, ये 30 है, ये 60 है, क्योंकि भाई ये 30 है तो ये 60 होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बेस है बेस सेम हो गया, मतलब अगर मैं इसको बेस लेके चलूँ तो ये आपका 30 है, ये 60 है, तो 30 के सामने वाला क्या है, 30 के सामने ये है, और 60 के सामने वाला क्या है, 60 के सामने वाला ये है, तो कहीं ना कहीं ये 1:3 होगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपका 1 होगा तो ये आपका 2 होगा। तो आपको ये रेशियो भी पता होना चाहिए। साथ में आपको मैं एक और हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका आता है, अगर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर हाइट एंड डिस्टेंस, ये तो पता चल जाएगा ना कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिख जाए, कॉम्प्लीमेंट्री दिख जाए, ठीक है, इसमें उन्नयन कोण, यहाँ पे हिंदी में लिखा है उन्नयन कोण, अगर आपको कभी भी दिख जाए, और अगर आपको दो वैल्यूज दिख रहा है, मानो ए और बी दो वैल्यूज दिख रहा है, और अगर आपसे हाइट पूछा है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको रूट ए बी कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ मुझे पता चल गया भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन से पता चल गया कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मैं आगे बढ़ा तो मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज दिखी हैं, लेकिन जब मैंने आगे बढ़ा यहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिख गया। जब मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिख गया तो मैं देखूंगा क्या भाई दो वैल्यूज दी है क्या, दो वैल्यूज दी है क्या, मुझसे हाइट पूछा है क्या, हाइट पूछा, मैं क्या करूँगा, रूट ए बी, रूट 72 इंटू 128 कर दूंगा। तो ये क्या, 72 को मैं 36 इंटू टू को मैंने इसमें डाल दिया तो 256 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये 6 इंटू 16 निकल गया, 16 छक्का होता है 96, बी वाला आंसर करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे पहचानोगे, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री दो वैल्यूज, हाइट पूछा, निकाल देंगे तुरंत रूट ए बी करके। ठीक है, आ जाओ।
क्या कह रहा है, इफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स देन द नंबर इज डिक्रीज बाय 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नंबर। तो करने से पहले थोड़ा सा देख लो, तो आपको ऑब्वियसली ये तो आप आंसर नहीं पता लगा पाओगे, मतलब अगर आपने सॉल्व नहीं किया तब की बात कर रहा हूँ। फिर आपने देखा ये, तो इससे आप थोड़ी सी वैल्यू गेस कर लो कि भाई 84 और 84 का रिवर्स 48, तो कहीं ना कहीं जो गैप आ रहा है 2 30 4 मतलब 36 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे भी लिखा है 36 का गैप है, 36 से डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब सही बात है 36 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, अब आपको पता चल गया कि ये वैल्यू हो सकती है, ये तो आपको कंफर्म हो गया, मतलब ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया, ये वाला आपका करेक्ट हो चुका है। अब इसके बीच में डिफरेंस जा रहे हैं, तो आपको दिख रहा है डिफरेंस जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे लिखा है नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई 84 के अलावा भी हो सकता है वैल्यू पॉसिबल हो, तो अब मुझे करने की जरूरत है। अगर सिर्फ ये 2 पॉइंट दिया होता ना, तो ये 2 पॉइंट मैं बिना इसको एक्चुअल सॉल्व किए कर सकता था, लेकिन अब मुझसे ये भी पूछा है, तो इसको करते हैं एक बार सॉल्व। तो मान लिया मैंने ना, आपका जो वैल्यू है वो एक्स वाई है, मतलब नंबर आपका एक्स वाई है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 10x प्लस वाई होगी। इसको मैंने रिवर्स कर दिया तो वाई एक्स हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या है 10y प्लस एक्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको 36 दे रखा है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 9x माइनस वाई आपका क्या आ चुका है 36 आ चुका है, तो आपका x माइनस वाई जो है वो आपका क्या आ चुका है, वो आपका आ चुका है 4। अब मैं यहाँ से वैल्यू गेस कर लूंगा, तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 9 मान ली, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। फिर मैं एक एक घटाता चला गया, मतलब मुझे ये कंडीशन मुझे पता चल गई ना, अब मैं इनकी वैल्यूज लिखते चला जाऊंगा जो पॉसिबल हैं। तो 7 3 6 2 5 1 इसके नीचे पॉसिबल नहीं है, या 4 0 पे क्या होगा ना 4004, तो कहीं ना कहीं वो 2 डिजिट हट गया, तो ये नंबर्स पॉसिबल हैं। अब क्या कह रहा है, नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम नंबर ना हो, नहीं ऐसा नहीं, सॉरी प्राइम नंबर उसमें गलत हो जाएगा, फिर 1 भी आ जाएगा। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर हो, मतलब मस्ट हैव फैक्टर अदर देन 1 और इटसेल्फ, इसके अलावा भी, देखो मैंने लैंग्वेज पता नहीं सही लिखी कि नहीं, मतलब ये है कि अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो ऑब्वियस है वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, इटसेल्फ तो डिवाइड होगा ही होगा, इसके अलावा भी कोई ना कोई नंबर होना चाहिए जो उससे डिवाइड हो। जैसे अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 आपका 1 से डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, साथ में इसके अलावा भी 2 से भी डिविजिबल होगा, तो 4 आपका कंपोजिट नंबर हो गया, तो ये था कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि चलो ये तो 5 से भी होता है, मतलब 195 के अलावा 5 से भी होता है, ये आपका 2 से 3 से भी होता है, लेकिन ये आपका कहीं ना कहीं प्राइम नंबर आ चुका है, मतलब ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। बाकी ये भी दोनों सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि 17 से ज़्यादा ही आपका 2 से भी जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं 73 की वजह से पूरा मामला गड़बड़ हो चुका है, तो मतलब ऑलवेज वाला पॉइंट गलत हो चुका है, क्योंकि ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। तो ऑलवेज वाला पॉइंट गलत होगा, तो आपका ये पॉइंट गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर 1 और 2 आ जाएगा, जो कि आपको कहाँ पे दे रखा है, डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, यहां से मैं 2 चीजें समझता हूं। एक चीज तो हमने समझ ली कि जो कंपोजिट नंबर होता है बेसिकली भाज्य संख्या, मतलब जिसका जो फैक्टर है ना 1 इट सेल्फ प्लस मोर, मतलब इसके अलावा भी होना चाहिए, इसको कैसे भी लिख लो यार, समझ जाओ, प्लस मोर को भी कर लो, मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए, बस इतना समझ लो यार, इसको समझ जाना। 1 इट सेल्फ हो, साथ में इससे ज्यादा भी हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ ना, तो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो 1 होगा 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 का भी आप देखो 1 होता है इटसेल्फ होता है, इसके अलावा क्या होता है, क्या कोई फैक्टर नहीं होता 1 का, मतलब 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, तो नहीं आएगा। 2 में भी आपका 1 2 आएगा और कोई नहीं आएगा, 3 में भी आपका 1 3 और कोई नहीं आएगा, 4 हो गया, 5 में नहीं होगा, 6 हो गया। अब इसके आगे ना जो प्राइम नंबर नहीं है वो आप सारे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, इसके आगे, लेकिन 1 जो है 1 पे आप बच के रहना। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ ना, तो प्राइम में भी 1 नहीं आता है, आपका 2 3 5 7 ऐसे आएगा, आपका 1 नहीं आता प्राइम नंबर में भी, मतलब 1 आपका प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, को प्राइम पेयर्स क्या होते हैं, बेसिकली पेयर में होंगे पहली बात तो, और उन दोनों पेयर का ना 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं 2 और 7 की, तो आप बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, वो 1 है, तो ये कहीं ना कहीं को प्राइम पेयर्स हैं। अगर मैं बात करूं 2 और 8 की, तो आपको दिख रहा होगा भाई 1 तो कॉमन फैक्टर है, साथ में 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है, तो अगर 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर आ गया ना, तो ये आपका को प्राइम पेयर नहीं होगा। मतलब को प्राइम पेयर वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, या जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के अलावा कुछ भी ना हो, कॉमन फैक्टर जो होगा वो आपका ओनली 1 होगा, ओनली 1 वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक नहीं, ओनली 1 होगा सिर्फ कॉमन फैक्टर। ठीक है, वो को प्राइम पेयर्स होते हैं।
रेसू, रोनक एंड हार्दिक बिगिन टू मूव simultaneously from one point. Their steps measured 81, 72 and 84 respectively. What is the minimum distance in meter they should travel so that they takes an exact number of steps? हमने बचपन में ही पढ़ा होगा, जब मिनिमम वगैरह ये सब आता है तो हम क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, और जब मैक्सिमम वगैरह आता है तो हम एचसीएफ लेते हैं। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। तो इसको करते हैं बेसिकली, ठीक है। एक बात बस ध्यान देना ना, यहाँ पे लगभग ये वैल्यू छोड़ के बाकी ये तीनों वैल्यू सेम है, बस आपका पॉइंट का फर्क है। तो कहीं ना कहीं इसमें बस पॉइंट से खेल रहे हैं। आपकी जो कैलकुलेशन आएगी वो लगभग आप ये मान लो यही आएगी, बाकी इसमें तो थोड़ा आगे पीछे कर दिया, लेकिन कैलकुलेशन लगभग ये आएगी। तो आप एक बार देख लो, एक सेकेंड। अगर मैं एलसीएम लूँ ना, तो एलसीएम में से 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81 हो गया। अगर मैं 72 को लिखना चाहूँ तो 72 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 9 72 होता है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका 72 हो गया। 84 की बात करूँ तो 12 सत्ते होता है, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 12 और इंटू 7। अब इसका एलसीएम लेना तो हम मैक्सिमम कॉमन निकालते हैं। जैसे 2 मैक्सिमम कितने बार आ रहा है, तो 2 आपको दिख रहा है मैक्सिमम, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 भी बार आ रहा है, मतलब कहीं पे 3 बार आ रहा है बैक। तो ठीक है, तो मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। तो मैक्सिमम 3 बार आ रहा है, तो 2 को आप 3 बार लिखोगे। 3 मैक्सिमम कितने बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 4 बार आ रहा है, तो कहीं नहीं कहीं 4 बार आपका मैक्सिमम आ रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, 7 आपका 1 बार आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपका हो गया एलसीएम। अब आप देख लो, वैसे आपका जो एलसीएम आएगा ना, आपको दिख रहा है, चलो मैं पे कर देता हूँ, ये आपका 8 है, यहाँ पे आपका ये 81 है, और यहाँ पे आपका 7 है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यूनिट डिजिट देखो तो आपका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 6 यूनिट डिजिट आपका 6 आ रहा है, मतलब ये वाला तो आंसर आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब 6 आ रहा है, अब आपको देखो कैलकुलेशन दिख रही है भाई, यही आपका आंसर आएगा 4536, 4536 यही इसका कैलकुलेशन आएगा। आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में यही बचा है, ठीक है। अब ये आ गया, तो ये इतना सेंटीमीटर आया क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया था, यहाँ पे सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर आ गया। अब आपको यहाँ पे मीटर में बताना है, मीटर में तो भाई 100 से डिवाइड कर दो तो 45.36 आपका मीटर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए कितना आसान था। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट तो आपको सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है ना बोर्ड मास। तो 9 इंटू 1/5, क्योंकि डिवाइड पहले होता है ना, तो 1/5 या आप 9/5 डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा ऐसे किया करो, थोड़ा जल्दी किया करो। 9/5 प्लस आपको पता है ना, यहाँ पे 56 साथ में आएगा, माइनस आपको 28 बटे, क्योंकि ऑफ पहले हो जाता है, तो 28/35 कहीं ना कहीं 4/5 है, ठीक है। प्लस आपको पता है 40 नीचे चला जाएगा। अब देखो ना भाई, 40 नीचे चला जाएगा और 144 ऊपर है, तो आप ऑब्वियस आपको फिर काट दो ना, 8 इंटू 5 ही तो है, तो 8 से 144 काट दो, मन में काटो इसको, 18 बार, 18/5 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका 18/5 आ गया। अब इसको और देखो तो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं ये और ये, कहीं ना कहीं आपका ये और ये मिलके आपका 5/5 मतलब कहीं ना कहीं 1 बना रहा है। तो 56 प्लस 1 57, तो 57 प्लस 18/5, तब तेरा 5 एक ही मारा, तो आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कंफर्म करना तो ऐसे कंफर्म कर लो, 7×5 = 35, 5 और 5 और 8 होता है 3, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 3 आ रहा है, तो आपका कंफर्म हो गया, 100% आपका आंसर यही होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में। 2 men can finish a work in 6 days and 3 women can finish the same work in 4 days। तो हम ना टोटल वर्क को इक्वल करते हैं, क्योंकि भाई जितना काम इसने किया है ना, क्योंकि भाई एक वर्क की बात हो रही है, वही वर्क सेम वर्क की बात यहाँ पे हो रही है, तो हम काम को इक्वल कर लेते हैं। तो काम कितना हुआ भाई, 2 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 2 men 6 दिन में काम कर रहे हैं, और सेम काम ये भी कर रही है, कौन सी, 3 वुमेन मिलके 4 दिन में कर रही हैं। तो देखो ये 6 दूनी 12, 4 3 12 से आपका चला गया, आपका कहीं ना कहीं मेन इक्वल्स टू वुमेन आ गया। तो ये कहीं ना कहीं एफिशिएंसी आ गई है, ये एफिशिएंसी आता है कि मेन और वुमेन की एफिशिएंसी जो है वो सेम है। आप 1 1 मान सकते हो। अगर आप 1 1 मान लिए तो आप या तो यहाँ पे डाल दो, क्योंकि ये हमने क्या, ये वर्क है, टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो आप कहीं पे भी 1 की वैल्यू डाल दो, आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो 6 दूनी 12, तो कहीं ना कहीं आपका जो टोटल वर्क निकल के आया है ना, वो आपका कहीं ना कहीं 12 निकल के आया। आपसे पूछ कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो कहने कि आपका इसकी मैन की एफिशिएंसी भी 1 है, इसकी भी एफिशिएंसी 1 है, तो कहीं ना कहीं 3 एफिशिएंसी से काम हो रहा है, तो डिवाइड बाई 3, तो आपका क्या क्या जाएगा, एफिशिएंसी। तो कहने का आपका 4 डेज आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब मैं आपको ना वर्क एंड वेजेस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि काफी आपका आता भी है, इंपॉर्टेंट भी है,
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपसे क्या कह रहा है कि 7 आदमी 7 घंटे पर डे काम करके इतना रुपए कमाते हैं 8 दिन में, तो 9 आदमी 8 घंटे पर डे काम करके 10 दिन में कितना रुपए कमाएंगे। जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो वेज है मतलब जो पैसा है उसको ऊपर कर देना है, बाकी सारी चीजें नीचे कर देनी है। यहां पे भी आपको वेज को ऊपर कर देना है, बाकी सारी चीजें आपको नीचे लिखनी है। मतलब टोटल आप किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हो ना, वो आपका नीचे रहेगा, बाकी सब ऊपर रहेगा। ठीक है, मतलब कितना काम हुआ बेसिकली, कितने मतलब कितने लोग मिलके टोटल वर्क जो होता है ना वो आपका नीचे रहता है, बाकी सब ऊपर रहता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आपको पैसा को ऊपर रखना है, बाकी सबको नीचे रखना है। तो मैंने क्या किया, पैसा को ऊपर रखा। तो 17640 पहली कंडीशन, देखो पहली कंडीशन आपकी यहां तक आपकी पहली कंडीशन है और यहां से आपकी दूसरी कंडीशन स्टार्ट हुई है। तो हमने पैसा को ऊपर रखा, बाकी 7 मेन काम कर रहे हैं, 7 घंटे काम कर रहे हैं और 8 दिन तक काम कर रहे हैं, तो बाकी चीजें नीचे हो गई। यहां पे भी आप पैसा को ऊपर रखो, पैसा आपको नहीं पता, आप मान लिए पैसा एक्स है। 9 आदमी 10 दिन काम कर रहे हैं, 8 घंटे पर डे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका 8 से यहाँ पे 8 चला गया। ठीक है, आप अब यहाँ पे काट दो, तो कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल भी वैसे है, तो आपको 9 का मल्टीपल पहला दिख रहा है, सारे दिख रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हो कैलकुलेशन से भी आपका हो जाएगा, मैं बताता हूँ। चलो आप आगे देखते हैं, भी आगे देखते हैं। देखो तो मैंने यहाँ पे किया 7 से 7 दूना होता है 14, ठीक है, 36 5 2, 7 से फिर किया 7 त्रिक 21, 7 छक 42। तो आपको दिख रहा है एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, मतलब 2 जीरो आएगा। साथ में आपका 9 छक होता है 54, तो 4 आएगा। तो कहीं ना कहीं 2 जीरो और 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको आप याद रखना। आज जो नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स, टैप बी कैन फिल अ टैंक इन 40 आवर्स। तो हम इसका एलसीएम ले लेते तो ये टोटल आपका आ जाता है कितनी कैपेसिटी है टैंक की। ठीक है वैसे एग्जैक्ट नहीं आता, हम एक रेफरेंस में लेते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी, ये 4 आ गई है, ये 3 आ चुकी है। आपसे क्या पूछा है, इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द हाफ टैंक। देखो बहुत ही अच्छी बात है, कंफ्यूज किया जा रहा है आपको, इस वजह से आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ये सब चीजें कि भाई हाफ फिल हो रहा है या डबल फिल हो रहा है। ठीक है, ऐसा चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी है। तो डिवाइड बाई 7, लेकिन आपको पूरा टैंक नहीं फिल करना है। तो पूरा टैंक हो गया ना, ये पूरा टैंक है, आपको पूरा टैंक नहीं फिल करना है, आपको आधा टैंक फिल करना है। तो कहीं ना कहीं आपका 60/7 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखो, यहीं पे आप सिली मिस्टेक करते हो। A person travels 75 kilometer at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 60 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड 90 एट 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एवरेज स्पीड बताना है। भाई जब भी एवरेज स्पीड इस तरह से आए, ठीक है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जब तक इक्वल डिस्टेंस दिया हो तब हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं दिया, यहाँ पे देखो 75 किलोमीटर पहली बार, दूसरा 60, तीसरी बार 90, अगर यहाँ पे तीनों इक्वल दिया रहता ना तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक थी, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं, तो आपको सिंपल टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करना है। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 75 60 और 90, 90 60 150, 150 75 आपका 225, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना हो रहा है भाई, 75 किलोमीटर 50 की स्पीड से जा रहे हो, तो आपको कितना समय लग रहा है, आपको 1.5 आवर लग जाएगा। भाई 75/50 कर दो, 1.5 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से आपको 3 घंटे लग जाएंगे कि नहीं, 90 किलोमीटर 18 की स्पीड से आपको 5 घंटे लग जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल लग जाएगा। तो आपका 225/9.5 आप ऐसे कर दो। ठीक है, तो 95 से आप डिवाइड ही कर दो यार इसको। तो कहीं ना कहीं ये 95 है, तो कहीं ना कहीं आपका 4 बार ना जाके 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार जाता है तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे मैं आपको ना थोड़े से टाइम स्पीड डिस्टेंस के ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराने वाला हूँ, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस नहीं था, लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंस है, टू इक्वल डिस्टेंस है, अब दो ऐसे हो सकता है, जैसे मानो यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस ये S1 स्पीड से ट्रेवल करता है, फिर नेक्स्ट डी डिस्टेंस ये S2 स्पीड से ट्रेवल करता है। और ऐसे भी कह सकते हैं ना कि यहाँ से यहाँ ये जाता है अपने मतलब घर से स्कूल जाता है S1 स्पीड से, जाता है यहाँ पे जाता है और आता है S2 स्पीड से। तो आप देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक जाए और फिर आपका वहां से यहाँ तक आ रहा है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस सेम है, आपको दोनों तरीका दे सकता है। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड जो होगा वो आपका क्या होगा, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2।
कहीं ना कहीं ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कह देता कि भाई 20 किलोमीटर, एक सेकंड मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ऐसे देख लो, 20 किलोमीटर जा रहा है S1 स्पीड से, फिर नेक्स्ट 20 किलोमीटर S2 स्पीड से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, मतलब डिस्टेंस से फिर फर्क नहीं पड़ता। अगर डिस्टेंस सेम है, जैसे मान लो ऐसे कह देगा कि भाई ये स्कूल से, घर से स्कूल की दूरी 30 किलोमीटर है, तो वो जाता है S1 स्पीड से, आता S2 स्पीड से, तो आप बता दो एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे आपको 30 का कोई काम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 हो चाहे 40 हो चाहे 50 हो, आपका आंसर वही आएगा जो आना है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता फिर। हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट देखो। अगर ऐसे ही 3 इक्वल डिस्टेंस है, जैसे मैंने क्या बोला, अगर आपका ऐसे दिया है d डिस्टेंस S1 से जा रहा है, फिर नेक्स्ट d आपका S2 से जा रहा है, फिर नेक्स्ट d आपका S3 से जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड वो आपकी क्या आएगी, वो 3s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एक एक टाइप का क्वेश्चन आपसे और पूछता है। इसमें क्या पूछता है, कह देगा कि मानो कोई बस है ना, बस जा रही है, तो विदाउट स्टॉपेज उसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और स्टॉपेज के साथ उसकी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। मतलब आपको पता है ना, जैसे आपकी, जैसे आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका वो होता है, लंच ब्रेक होता है, ड्रिंक ड्रिंक मतलब ऐसे ब्रेक लेते हैं ना भाई बस वाले, कि भाई जो खाना हो नाश्ता पानी कर लो, ठीक है, 10 मिनट का समय है। तो अगर वो ब्रेक लेके जा रही है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड वो 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो डायरेक्ट डेस्टिनेशन पहुंच जा रही है, मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं है, तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछेगा कि वो कितने टाइम का ब्रेक ले रही है, अगर वो ब्रेक लेके जा रही है तो कितने समय का ब्रेक ले रही है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको गैप देखना है, गैप, दोनों की जो एवरेज स्पीड उसमें गैप देखो, डिवाइड बाय विदाउट स्टॉपेज स्पीड, विदाउट स्टॉपेज स्पीड कर दो। तो ये आपका सिंपल क्या निकल के आएगा कि 1 घंटे में कितने घंटे के लिए रुक रही है, मतलब फ्रैक्शन में आएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि 1 घंटे में कितने टाइम के लिए रुक रही है, कितने घंटे के लिए रुक रही है। लेकिन आपसे घंटा ना पूछ के आपसे मिनट पूछेगा, तो आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे अगर इस केस में मुझसे पूछता कि भाई विद स्टॉपेज 50 है, विदाउट 60 है, तो मैं गैप देखता, गैप, और आपसे पूछा कि स्टॉपेज टाइम बता दो 1 आवर में कितना, मिनट्स में बताना है, मिनट्स में कितने मिनट के लिए 1 घंटे में रुक रही है। मैं क्या करता, मैं देखता गैप, गैप मुझे दिखा 10 का, विदाउट स्टॉपेज स्पीड है 60, इतने घंटे के लिए, मतलब 1/6 घंटे के लिए रुक रही है 1 घंटे में, लेकिन आपको मिनट्स में बताना है। तो कहीं ना कहीं आपका 10 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। ठीक है, एक टाइप और है जिसपे बेस आपके क्वेश्चन बार बार आते हैं, क्या है कि आपका मान लो यहाँ से एक बस इधर जा रही है, बस ट्रेन कुछ भी हो सकती है, और यहाँ से एक ट्रेन आपकी इधर आ रही है। अब आपसे कहेगा कि ये यहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब मिलने के बाद देखो, ये S1 स्पीड से जा रहा था, ये S2 स्पीड से जा रहा था, मिलने के बाद ये यहाँ से यहाँ जाने में T1 टाइम लेता है, और यहाँ से ये यहाँ आने में T2 टाइम लेता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इससे रिजल्ट क्या बनता है, S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू रूट T2 अपॉन T1 बनता है। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। आपसे क्या कहेगा, आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज देगा और एक वैल्यू कोई भी पूछ सकता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये भी पता होना चाहिए। साथ में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो, मानो अगर स्पीड का रेशियो अगर मान लो A रेशियो B है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो आपका B रेशियो A आ जाएगा। अब क्वेश्चन सिंपल ऐसे पूछता है ना कि आप इस घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपकी स्पीड 10 है, तो आप मान लो 5 मिनट ले रहे हो, लेकिन अगर आपकी 15 स्पीड होगी तो आप कितना समय लोगे। तो मैंने क्या बोला, मेरे पहले स्पीड थी 10, बाद में थी 15, और आपको पता है कि भाई आपके घर से स्कूल का जो दूरी है वो तो उतना ही रहेगा ना, वो थोड़ी बदल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जो आपको टाइम लगेगा ना, वो 15 और 10 का लगेगा। तो मैंने बोला कि अगर आप 10 की स्पीड से जाते हो तो आपको 30 मिनट लगता है, 30 मिनट लगता है। तो कहीं ना कहीं इस 15 की वैल्यू 30 है, तो अगर आप 15 की स्पीड से जाओगे तो आपको कितना समय लगेगा। तो आपको देखो यहाँ पे इंटू 2 ही तो किया है, तो यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे तो आपको 20 मिनट लगेगा। तो इस तरीके से करते हैं, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट, मतलब मोस्टली आपके कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पे निपट चुके हैं। एक थीफ वाला है वो भी करा दूंगा। अब क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर अर्न्स 23% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज ₹450। तो हमें मार्क प्राइस बताना है। तो देखो, हमें जो वैल्यू पता है ना वहां से चलते हैं। अब देखो बहुत आसान है, देखो आप ये समझो ना, सीपी से एसपी पे को रिलेट करते हैं और फिर एसपी से एमपी को रिलेट करते हैं। किसी को किससे रिलेट कर सकते हैं ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत आसान है, एक लाइन में होता है ये क्वेश्चन। जैसे आपको क्या पता है, आपको पता है 450 इसका सीपी है, ये क्या है, ये आपका सीपी है। ठीक है, अब मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, 450 सीपी है, और आपको पता है इस पर आपने 23% का प्रॉफिट कमाया है। तो कहीं ना कहीं 123/100 अगर मैं कर दूं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा एसपी आ जाएगा कि नहीं। भाई ये सीपी था, 23% का प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं इतने पे बेचा होगा, तो ये मेरा एसपी आ चुका है।
अब ध्यान से देखो, मुझे पता है भाई ये एसपी है, तो ये जो 10% डिस्काउंट दिया है ना, अगर मैं मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दूंगा तो ही तो सेलिंग प्राइस बनता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो एसपी है ये 10% डिस्काउंट के बाद प्राइस है, मतलब कहीं ना कहीं ये 9 का प्राइस है, मुझे 10 का निकालना है क्योंकि 10% डिस्काउंट है ना। तो कहीं ना कहीं जो एसपी है ना, ये 9 का प्राइस दिया हुआ है। अगर मैं एमपी से कंपेयर करूँ तो ये 9 का मतलब है, अगर मैं 10 का मतलब निकाल दूँ तो ये मेरा मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा। तो आप देखो बस एक लाइन, अगर आपको ये बात समझ में आती है ना, अगर नहीं समझ में आती तो मेरा वीडियो जाकर देख लो, प्रॉफिट लॉस वाला, डिस्काउंट वाला। एक लाइन में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आपको रेशियो वगैरह फर्जी तरीका लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप एक लाइन में लिखोगे। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपका 9 से चला गया, 5 बार 50 हो गया, तो 123 इंटू 5 कर दोगे तो आपको 615 कुछ आएगा। तो 615 करके आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो डिस्काउंट पे एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिस्काउंट स्कीम दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कौन सा बेस्ट है कस्टमर के लिए। शॉपकीपर के लिए भी बेस्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो कस्टमर के लिए जो सबसे अच्छा होगा, शॉपकीपर के लिए सबसे बेकार होगा वो। और कस्टमर के लिए जो सबसे बेकार होगा वो शॉपकीपर के लिए सबसे अच्छा होगा। तो आप कस्टमर वाला सीख लो बस, या ये सीख लो कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है। तो आपको क्या करेगा ना, आपको देखो 20 और 10 का दिया तो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं जो सम है 20 और 10 का वो 30 आ रहा है। यहाँ पे 5 और 25 का जो सम आ रहा है 30 आ रहा है, और यहाँ पे दो डिस्काउंट है 15-15 के, मतलब कहीं ना कहीं 15-15 दो हैं, तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पे भी सम 30 है। तो जब भी सम, इसका जो सम है वो बराबर रहे, तो कहीं ना कहीं फिर कैसे करते हैं, फिर सिंपल है, गैप ज्यादा, गैप ज्यादा है तो डिस्काउंट ज्यादा है। मैंने क्या लिखा आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, गैप ज्यादा डिस्काउंट ज्यादा। आपको सिंपल ये बात याद रखनी है, डिस्काउंट ज्यादा। अब गैप देखो, क्योंकि तीनों का सम 30-30-30 था भाई, 30-30 ही तो, ये 15-15 दो हैं, तो आपको 30-30 दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर गैप इसमें कितने का गैप है आपको दिख रहा है, इसमें जो गैप है वो 10 का है, 20 और 10 में 10 का है तो गैप है। इसमें जो गैप है वो 20 का है, इसमें जो गैप है वो 0 का है। तो जिसमें गैप ज़्यादा है उसमें डिस्काउंट ज़्यादा है। तो भाई सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कितना है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसमें है। तो कहीं ना कहीं ये आपका कस्टमर के लिए बेस्ट है भाई। कस्टमर को जितना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा उतना ज़्यादा तो कस्टमर के लिए अच्छी बात है। ठीक है, अगर मैं शॉपकीपर की बात करूँ तो शॉपकीपर जितना कम डिस्काउंट देगा उसको उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे कम डिस्काउंट किसमें, जिसमें गैप कम है। ठीक है, तो गैप कम, ये इसका उल्टा हुआ तो लिखने की जरूरत नहीं है भाई। गैप कम डिस्काउंट कम, ये तो आपको पता ही है। तो गैप सबसे कम इसमें, तो कहीं ना कहीं शॉपकीपर के लिए जो है ना, ये शॉपकीपर के लिए बेस्ट है, बेस्ट फॉर शॉपकीपर। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस दस गेनिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ द प्राइस एट विच ही बाइज द गुड इंक्रीज बाय 18% एंड ही सेल्स देम एट अ 20% हायर प्राइस, देन व्हाट विल बी द हिज न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, कर लेते हैं। देखो भाई पहले क्या था, ये 100 का सामान 125 में बेचता था। अब क्या कर रहा है, अब इसका जो प्राइस है ना, वो जो कॉस्ट प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है 18% से, मतलब कहीं ना कहीं अब 118% हो चुका है ये। और अब 20% हायर प्राइस पे बेच रहा हूँ। इसका 20% क्या होता है, इसका 10% 12.5 होगा, 20% आपका 25 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 140 में बेच रहा है। तो अब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको दिख रहा है 32 का प्रॉफिट हो रहा है 118 पे। तो कहीं ना कहीं 0 0 लगा दूं मैं, तो दूना होता है 236, 4 8, यही हुआ ना, 8 ही जाएगा ना, 8, एक सेकंड देख रहा हूँ, हाँ 8 8 जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितने बार चला, ये आपका 7 समथिंग जाएगा, कि 8 बार नहीं जा पाएगा, 7 बार चला जाएगा। ठीक है, 7 बार चला जाएगा, तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब मैन इन्वेस्ट ₹2500 एट 6% एंड ₹5200 एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें बताना है अमाउंट, बताना है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट बताना है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो आपको बताया सिंपल, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करोगे, यहाँ पे भी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करोगे, क्योंकि दोनों को आपने 4-4 साल पे लगाया है। तो आपको पता है देखो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करो, तो जो अपॉन 100 वाला 2 जीरो है ना, वो इस 2 जीरो को काट देगा कि नहीं, काट देगा। तो कहीं ना कहीं सिंपली आपको जो दिख रहा है, आपको ऐसे लिखना, मतलब लिखना ही डायरेक्ट ऐसे है, 25 इंटू 6 इंटू 4 प्लस 52 इंटू 9 इंटू 4। ऐसे लिखना ही है। ये आपका इंटरेस्ट आया है, सिर्फ इंटरेस्ट, लेकिन आपको अमाउंट बताना है। तो इसमें भी आप 4 को कॉमन ले लो, तो आपका 150 प्लस 9 दूना 18, हाथ लगा 1, 9 बचे 45, 46 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, 832, हाथ लगा 3, ये आपका इंटरेस्ट आया है। और शुरू में पैसा कितना था, 2500 प्लस 5200, तो कहीं ना कहीं 7700।
ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है, द इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपीज इतना एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड 20% पर एनम फॉर द टू सक्सेसिव ईयर व्हेन द रेट्स आर कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट बताना है। तो आप एक काम करो ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऐसी दी है, आप इसका डायरेक्ट क्या निकाल लो, आप इसका डायरेक्ट निकाल लो कि कितना अमाउंट हो जा रहा है। तो भाई अमाउंट में से आप प्रिंसिपल घटा देना, तो आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, तो 25,000 है, यहाँ पे 10% बढ़ रहा है एक साल में, तो आपका कहीं ना कहीं पैसा 11/10 हो जाएगा। 20% है तो कहीं ना कहीं आपको जो पैसा है वो 6/5 हो जाएगा। तो आपका 0 से 0 गया, आपका 5 से यहाँ पे चला गया 5, 6×5 = 30, तो 33,000 आएगा ना, 33,000 आ गया। अब 33,000 आ गया तो आपका ये आपका अमाउंट हो चुका है। आपके पास शुरू में पैसा कितना था, 25,000 था, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है 8,000 आपको इंटरेस्ट मिल जा रहा है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 4:3। ठीक है, और अगर मैं 4 लीटर पानी मिला देता हूं, जब हम मिलाते हैं ना, ये आपको ये पता होगा कि अगर मैं एज में भी कहता है ना कि आफ्टर 4 ईयर एज, इनका जो एज का रेशियो ऐसे होता है, मतलब जब हम कुछ ऐड करते हैं ना, किसी रेशियो में कुछ ऐड करते हैं, तो सिंपल आपको सिंपल क्या करना है, इस रेशियो को मानो ये आपका क्या था, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया था, क्या दिया था, 4x/3x दिया था। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 4 लीटर ऑफ वाटर, ये मैंने ऐड कर दिया, तो आपको जो रेशियो दिया वो वाटर और मिल्क का दिया। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात की गई है, यहाँ पे आपको फिर से धोखा देने की कोशिश की गई है। मिल्क और वाटर यहाँ पे दिया था, लेकिन यहाँ पे वाटर और मिल्क कर दिया है, तो वाटर को आपको नीचे लिखना है 7 और 8 को आपको लिखना है ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो कर लो, 7×4 = 28x प्लस इक्वल्स टू 24x+32। तो आपको दिख रहा है 4x=32, तो x की वैल्यू आपको दिख रही है 8। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर का पूछा है। तो देखो आपको पता है भाई, 4x और 3x पहले से था, मतलब 7x पहले से था, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 8 है, तो कहीं ना कहीं 56 आपका पहले से था, लेकिन आपने इसमें 4 लीटर बाद में मिलाया भी है, तो बाद में कहीं ना कहीं ये 60 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर एक 56 ऑप्शन भी दे देता है ना, तो आपका क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, काफी लोग गलत भी कर देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है। तो आपको करना कैसे है, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो ना, तो आपको कह रहा है वेसल ए एंड वेसल बी में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:5 एंड 5:1 है। मतलब यहाँ पे बेसिकली 2 कंटेनर्स हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये है, जहाँ पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है। अब कह रहा है कि इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएं कि जो फाइनल मिक्सचर बने उसका रेशियो जो है वो हमें दे रखा है 5:4। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोच पा रहे हो, तो मैंने क्या किया है, ये लिया है, इसमें कुछ रेशियो दिया है, ये लिया है, इसमें कुछ रेशियो दिया है, इन दोनों को मैंने मिला दिया है, तो यहां पे है इसका कुछ रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाई इसको इसको मिला के ये रेशियो दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जहां पे आपको इसका कुछ दे रखा हो, इसका कुछ दे रखा हो, और इन दोनों को मिलाने पे दे रखा हो, तो आप हमेशा क्या करते हो, आप एलिगेशन लगाते हो। ठीक है, तो यहां पे आप ना या तो मिल्क को देख लो, मिल्क कितना हिस्सा है, या तो वाटर को देख लो, वाटर कितना हिस्सा है उस पूरे सोल्यूशन में। तो आपको दिख रहा है वेसल ए में जो आपका 4:5 है, तो कहीं ना कहीं जो टोटल है वो 9 है, जिसमें मिल्क का जो हिस्सा है वो 4 है। तो कैसे करते हैं, आपको या सिर्फ मिल्क ले लो या सिर्फ वाटर ले लो, मैं मिल्क लेके चल रहा हूं, तो 4/9 हो जाएगा। भाई 4/9 हिस्सा ही तो है मिल्क। दूसरे में आपको 5/6 हिस्सा है मिल्क। अब फाइनल में देखो, फाइनल में मिल्क कितना है, फाइनल में जो मिल्क है आपका, पहली बात तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो, तो आपका 5:9 है मिल्क। ठीक है, अब ऐसे कर दिया। अब आपको डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेना है, तो मैं इसको 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 3 3 से कर दूंगा, इसको मैं 2 2 से कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं जो आपको दिख रहा है 8 15 और 10 दिख रहा है। अब आपको देख लेना है, आपका सिंपल यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 5:2। सिंपल आपका जो आ गया है आंसर इसका 5:2 आ गया है। इस तरीके से करते हैं, समझ में आ गया। और कैसे पहचानोगे इस तरीके से करना है, जब आपको इसका कुछ दे रखा हो, इसका दे रखा हो, इन दोनों को मिला के इसका दे रखा हो, तो ऐसे केस में आपको एलिगेशन लगाना होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हार्दिक स्कोर्ड 35% एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। रौनक ने जो किया है 45% पाके 50% ज्यादा नंबर लाया है। देखो आपको ना यहाँ पे पासिंग मार्क के एक के इक्वल चीजें लिखनी रहती है। ठीक है,
तो आपको पता है भाई 35% ला के 40 नंबर से फेल हुआ, तो अगर वो 35% के साथ 40 नंबर और लेते आता तो पास नहीं हो जाता। तो ये पासिंग मार्क्स है। दूसरे केस में पासिंग मार्क्स कैसे निकालोगे? 45% लाया है तो पासिंग मार्क्स से 15 ज़्यादा है, मतलब अगर 45% में वो 15 नंबर कम लाता तो कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स वाला नंबर लाता। वैसे पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है, ये बात आपको इंग्लिश में पता होगी। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपका 10% की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 55 आ रही है, तो कहीं ना कहीं 1% की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो 5.5 आ रही है। और आपको निकालना क्या है? आपको 64% की वैल्यू निकालनी है। तो 55/10 इंटू 64, तो 5 चौक 20, हाथ लगा 2 ठीक है, 6 पच्चे 30 और 32। ठीक है, तो 32 आपका जीरो से जीरो चला जाएगा ना, यहाँ पे 10 है तो जीरो चला जाएगा, तो 352 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान था ना? आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका डीआई पे बेस्ड है, और इस बार डीआई के क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव हैं, तो आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, क्योंकि और आपको पेशेंस चाहिए होता है डीआई के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि टेबल्स और डिस्ट्रिक्ट वाइड डेटा ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स पोस्टेड इन अ स्कूल इन अ सिटी। हमें क्या बताना है? हमें रेशियो बताना है मेल टू फीमेल का ऑफ द सिटी। अगर मैं ऑप्शंस को देखूँ ना तो मुझे 513, 516, 516, 513 दिख रहा है। जब आपको ऐसे ऑप्शंस दिखे ना, ए रेशियो बी और बी रेशियो ए दोनों दिख जाए, तो आपको अलर्ट हो जाना। आपको देखना है कि आपको किसका किसका बताना है, तो मेल रेशियो फीमेल का बताना है। अलर्ट होने की जरूरत है। तो आप सिंपल जोड़ लो सबको। तो 9 1 10, 6 4 10, हाथ लगा 2, 8 5 13, 13 और आपका 13 2 15, 15 और 8 आपका होता है 23, हाथ लगा 2, 2 2 4, 5 4 9 10 11, हाथ लगा 1। ठीक है, 3 1 4 1 5, 513। तो 513 आपको दिख रहा है क्या? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 513, लेकिन दो ऑप्शन में दिख रहा है, एक सेकंड, दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको इसको भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फीमेल है, फीमेल फीमेल आपके बाद में गई है, लेकिन बाद में जाएगा तो आपको दो ऑप्शन दिख रहा है 513 वाले। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? 6 6 12 8 20, हाथ लगा 2, 6 2 8 2 10, 10 26, 6, हाथ लगा 2, 8 5 13, 13 2 15, 15 4 19 20 21, हाथ लगा 2 और 5। तो 516 रेशियो 513 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको मेल रेशियो फीमेल बताना है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई इट्स 1/3 टाइम्स, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका 3 से 2 कर दिया गया है। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई इट्स 2 टाइम्स। देखो एक बात ध्यान दो ना, यहाँ पे इंक्रीज किया गया है 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स मोर कर दिया गया है, बढ़ाया गया है। देखो एक होता है कि इंक्रीज बाई 2 टाइम्स, मतलब होता है कि वहाँ पे 2 गुना कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 गुना से बढ़ा दिया गया है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप हिंदी में पढ़ लो। हिंदी में क्या कह रहा है कि यदि चौड़ाई आपको चौड़ाई, अरे आप ये देख लेना, एक तिहाई तो पढ़ लिया आपने, क्या लिखा? चौड़ाई उसकी 2 गुना बढ़ा दी जाए, मतलब 2 गुना बढ़ा दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक को एक में 2 गुना और ऐड कर दे रहे हैं, मतलब एक को 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो देखो ये आपका लेंथ था, ये आपका ब्रेथ था, तो आपको पहले जो आ रहा था एरिया वो आ रहा था 3, और अभी जो एरिया आ रहा है वो आपका 6 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 1:2 आ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ई वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसका आंसर आपका 1:2 है। और आपसे पूछ क्या रहा है, एक बार देख लो। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल टू द न्यू, मतलब आपका 1:2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने गलती क्या की है, यहाँ पे इसको 2 कर दिया, लेकिन 2 नहीं है, क्योंकि ये दोनों, आप दोनों लैंग्वेज सेम है। देखो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज सेम है, बाई इट्स, लेकिन यहाँ पे 3 में से 1/3 घटाया है, लेकिन यहाँ पे 1 में 2 टाइम्स ऐड ना करके 1 को 2 टाइम्स कर दिया, जो कि गलत है। तो इसका आंसर 1:2 होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर और कॉन्सेंट्रिक, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ बिगर सर्कल। एक बार ड्रॉ करके देखते हैं क्या हो रहा है बात। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। ए बी जो है बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है ए बी। ठीक है, और बी डी जो है टेंजेंट है, बी डी जो है टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका बी डी है। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ए डी। ए डी का लेंथ बताना है, सॉरी ये बी डी है ना, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये बी डी है। तो कैसे करेंगे? आपको इसकी लेंथ बतानी है, इसकी। ठीक है, कैसे बताओगे? देखो थोड़ा सा आपको समझना है। देखो ये आपको पता है ना, ये आपका 90 डिग्री होगा। दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, आप एक काम करो ना, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, तो आपको दिख रहा है भाई ये आपका क्या है? ये आपका डायमीटर ही तो है, तो कहीं ना कहीं ये आपका 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? तो ये आपका 90 डिग्री हो गया।
जब ये 90 डिग्री होगा तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर हो गया। ठीक है, आपको पता है कि ये आपका बड़े वाले का ये डायमीटर देखो ना, सॉरी रेडियस देखो, रेडियस तो रेडियस ये 29 है, ये भी 29 है, और आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंगल इसके सिमिलर है, ये ट्रेंगल जो है ये इसके सिमिलर है, तो कहीं ना कहीं ये 1:2 में रहेगा। ठीक है, तो अगर ये 21 है, अगर ये 21 है तो ये कहीं ना कहीं 42 जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। और आपको एक चीज़ और दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप इस ट्रेंगल को देखो, इस ट्रेंगल को देखो तो 29 है, 21 तो मैंने अभी आपको ऊपर ट्रिपलेट बताया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये भी 20 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बया, अब देखो ये आपको राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है ना, तो आप एडी इजिली निकाल सकते हो, 42 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो आपका 42 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 42 का क्या होता है, 1764, 21। तो हमें पता है 20-25 जो होता है वो 45 का होता है, तो 45 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तो आपका 46.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 48 काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन था ये। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सर्कुलर कोन इज 616 एंड इट्स हाइट इज इतना, मैंने क्या बोला, क्या होता है, हाफ, सॉरी 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही तो बेस एरिया है। तो 1/3 इंटू बेस एरिया 616 इंटू हाइट 15, 3×5, तो कितना हो जाएगा, 308 करके हो जाएगा, 308 करके आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मेंसुरेशन 3D में, आप किसका फॉर्मूला थोड़ा भूल सकते हो, वो भूल सकते हो फ्रस्टम का। तो फ्रस्टम का चलो मैं याद दिला देता हूँ आपको। तो फ्रस्टम का जो CSA होता है, देखो सिंपल आपका किसकी तरह, आप कोन के फॉर्मूला से ही रिलेट करो, उसका कोन का क्या होता है, πRL होता है। तो यहाँ पे इसका पाई आर की जगह आपको दोनों आर ऐड कर देना है, आपका ये हो गया। अगर मैं बात करूँ TSA की, तो TSA आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, CSA तो ऐड होगा ही होगा, प्लस ऊपर नीचे ये और ये भी तो ऐड होगा, तो इसको ऐड कर लो, πr² प्लस πr², तो पाई को कॉमन ले लो, r² प्लस r² हो गया। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आप देखो कोन का क्या होता है, 1/3 πr²h, तो यहाँ पे भी वही होता है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, 1/3 पाई r² की जगह आप ये कर दो, r² प्लस r² प्लस r इंटू एच। ठीक है, तो आपका ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो फ्रस्टम का ही भूलते हो आप, फ्रस्टम का मैंने आपको याद दिला दिया। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या कह रहे हैं, A and B started from a same point on a circular track of a length of 500 मीटर। सिंपल, आपको सबसे पहले तो इसकी लेंथ जो है ना ऊपर लिख देना है, और नीचे क्या लिखना है, रिलेटिव स्पीड। इससे क्या निकल के आएगा, इससे वो टाइम निकल के आएगा जब ये पहली बार मिलते हैं, मतलब सर्कुलर ट्रैक की जो लेंथ है अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब सेम डायरेक्शन में तो हमारी स्पीड माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड ऐड होगी, उसे डिवाइड कर दोगे तो आपको वो टाइम निकल के आएगा जितने टाइम बाद वो पहली बार मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन दिया है, तो कहीं ना कहीं स्पीड को ऐड करेंगे, स्पीड 2 और 3 है तो कहीं ना कहीं 5 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका ये मीटर पर सेकंड में दिया, तो आपका कहीं ना कहीं 100 सेकंड्स आ जाएगा। 100 सेकंड्स मतलब आपका 1 मिनट 40 सेकंड, जो कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, कि यहाँ पे लिखा है आफ्टर व्हाट टाइम डू दे मीट। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि 5वीं बार, 5th टाइम कब मीट करेंगे, 5th टाइम, तो मतलब 100 सेकंड बाद पहली बार मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं 500 सेकंड बाद 5th टाइम मिलेंगे। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बना सकता है, तो थोड़ा सा आप ये भी ध्यान देना। अच्छा, अब ये सर्कुलर ट्रैक का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपका आता रहता है, कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलेंगे। देखो होता क्या है ना, मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये, जैसे ऊपर वाला जो केस था उसमें था, ये मानो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हो सकता है ये पहली बार यहाँ पे मिले, पहली बार यहाँ मिले, दूसरी बार मान लेता हूँ ये यहाँ पे मिले, तीसरी बार मैं मान लेता हूँ ये यहाँ पे मिले, चौथी बार फिर ये यहाँ पे मिले। तो जब चौथी बार यहाँ पे मिल जाएंगे ना, तो मतलब फिर ये यहाँ पे मिलेंगे, यहीं यहीं पे मिलेंगे, मतलब टोटल 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिल रहे हैं ये। ऐसे अगर सेम डायरेक्शन में भी जाते हैं, तो मान लो पहली बार, अगर मैं इरेज करके दोबारा बना के दिखाऊं, ठीक है, जैसे मानो ये सर्कुलर ट्रैक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मानो सेम डायरेक्शन में, तो हो सकता है पहली बार ये यहाँ पे मिले, हो सकता है पहली बार, दूसरी बार मान लो ये यहाँ पे मिलते हैं, तीसरी बार मान लो यहाँ मिलते हैं, चौथी बार मान लो यहाँ मिलते हैं, पांचवी बार मान लो यहाँ मिलते हैं, छठी बार मान लो यहाँ मिलते हैं, सातवीं बार मान लो यहाँ मिलते हैं, मान लेता हूँ आठवीं बार मान लो यहाँ मिलते हैं, फिर मान लो आपका यहाँ मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपका रिपीट होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं 8 बार मिल रहे हैं, मतलब 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे मान लो। तो आपसे पूछता है कि सिंपल आपको क्या कह देगा, कि आप बता दो ये
कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिल रहे हैं। तो हमारा कोई भी सर्कुलर ट्रैक लेंथ है, कुछ भी है, पहली बात तो वो ट्रैक के लेंथ के इंडिपेंडेंट उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस जो स्पीड दे रखी है ना, जैसे मान लो आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड है एक की स्पीड, एक की 30 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, ठीक है। अब आप बता दो जितनी भी लेंथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जितनी भी लेंथ दे दे आपका आंसर वही आएगा। अब कहते हैं कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो कितने डिस्टेंट पॉइंट में मिलेंगे, या अपोजिट पे जा रहे हैं कितने डिस्टेंस में मिलेंगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या है, आपको इसका रेशियो को करके एकदम सिंप्लीफाई कर लेना, काट लेना छोटे से छोटा में कि फर्दर ना कट पाए। तो मैंने इसको काट लिया 2:3 में। जो भी हमें स्पीड दे रखी है उसको आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना है, जो कि 2:3 है। अब अगर सेम डायरेक्शन दिया है तो आपको इसका डिफरेंस ले लेना है, 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, तो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट आएगा इसका आंसर। अगर अपोजिट डायरेक्शन देना है तो आपको इसको ऐड कर देना है। और आपको पता है भाई, स्पीड आप ऐड करते हो ना अपोजिट डायरेक्शन में और सेम में माइनस करते हो, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। तो मैंने स्पीड को सिंपलेस्ट रेशियो में ले लिया। अगर सेम डायरेक्शन पूछा है कि कितने डिस्टेंट पॉइंट पे मिलेंगे, तो 1 डिस्टेंट पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। अगर दो अपोजिट है तो 2+3 कर देंगे, जो कि 5 डिस्टेंट, 5 थोड़ा सा इसे लिख दूँ, 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वाला भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो अब ये है ना, आप कभी कभी ना थोड़ा सा वैल्यू को गेस करने की भी कोशिश किया करो। अब मुझे 513 दिख रहा है, मुझे पता है 512 जो होता है 8 का क्यूब होता है। तो अगर मैं ए को 8 मान लूँ, बी को 1 मान लूँ, तो ये आपका 512 और 1 हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 1 है, तो बस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 1, आपका 8 करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका डीआई पे बेस्ड है, इसको भी देखो कैसे करते हैं। क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे देखना है कि वेस्ट में कितने हैं। तो आपको दिख रहा है वेस्ट में कितने हैं, 3577। ईस्ट में कितने हैं, ईस्ट में देख लो कितने हैं। तो ईस्ट में आपको दिख रहा है कि 9 3 12, 2 हाथ लगा 1, 8 से 14 1 15 हाथ लगा 1, 8 2 से 11 हाथ लगा 1, 3 1 4। तो इसको मैं देखो, मुझे दिख रहा है 7 से जा रहा है, तो कहीं ना 7 से काट देता हूँ ना मैं। और मुझे कौन सा एकदम एग्जैक्ट काटना है, ये दोनों को रफली निकाल लूंगा, यहाँ पे रफली आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तो ये 5 1 1, और ये कितने बार जाएगा, 5 65 9 63, तो 3 पॉइंट करके आगे नहीं लिखना है। अब आप ऐसे ही कर लो कितना ज़्यादा है, आपको ये बताना है कि ये जो है ये इससे कितना ज़्यादा ये कम है। तो आपको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, डिफरेंस 82 का है, तो आपको परसेंटेज निकालना है। तो 82/593 × 100 ही तो करोगे, मतलब कहीं कुछ ऐसा ही तो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया कितना, यहाँ पे आपका आ चुका है, यहाँ पे आपका आ चुका है 1, और यहाँ पे आपका आ चुका है 2। तो आपको ये कितनी बार जाएगा, ये आपका कहीं ना कहीं 3 बार जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 3 बार समथिंग जाएगा, तो आपका कहीं ना कहीं ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे रफ आइडिया लग चुका है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ चीज़ें रिवाइज हुई होंगी, जो हो सकता है आप भूल चुके होंगे, ठीक है। और ऐसे ही मेरा एक बैच है इंटेंस मैथ रिवीजन करके, जो कि रिपीटर्स के लिए है, या जिन बच्चों का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं। जैसे मानो 25 क्वेश्चन आए, तो हो सकता है एक क्वेश्चन हार्ड हो, मैं मान सकता हूँ एक क्वेश्चन काफ़ी हार्ड आ गया है, लेकिन 20 क्वेश्चन आप कर लेते हो, लेकिन 4 क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो। अब वो फंसते क्यों, क्योंकि वो काफ़ी दिन हो गए आपको रिवाइज किए, या बहुत दिनों से आपके मॉक्स वगैरह में क्वेश्चन टकराया नहीं, इस वजह से आप भूल चुके हो। तो वैसे केस में ना, मैं जो मुझे पता है कि आप कहाँ कहाँ पे अटकते हो, कहाँ कौन कौन से जो आपके रिजल्ट हैं जो इंपॉर्टेंट लेकिन आप भूल जाते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार, ये लेक्चर्स के मेरे नोट्स हैं, हम आपको डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर अच्छे से, जिसे अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो आप नोट से बहुत ही आसानी के साथ रिवाइज कर सको। जैसे यहाँ पे इन सेंटर पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो मैंने इन सेंटर पढ़ा दिया, उससे जो रिजल्ट आता है मैंने इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आपका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, लेंथ ऑफ मीडियम, मतलब जितनी चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं ना, वो मैंने सारी चीज़ें आपको रिलेट कर दी। अब इसमें से आप हो सकता है काफ़ी कुछ चीज़ें भूल चुके हो, क्या पता आपको मीडियन की जो लेंथ है आप भूल चुके होगे, क्यों, क्योंकि बहुत दिन हो गए पढ़े, आपका रिवाइज नहीं हो पाया है, ठीक है। ट्रेपीजियम का एक रिजल्ट है, मैंने दूसरा रिजल्ट भी यहाँ पे रिलेट करा दिया। देखो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आया था, तो मैंने यहाँ पे ट्रांसवर्स अगर टच कर रहा है तो कितने टेंजेंट बन रहे हैं, मतलब हम जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है ना, हम उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको रिवाइज करा देते हैं। तो आप एक बार इसका आपको डेमो वीडियो मिल जाएगा लेक्चर 1 का कमेंट सेक्शन, अरे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख लेना, साथ में डिटेल्ड वीडियो उसको देख लेना, अगर आपको सही लगे तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।